Hello friends, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. Friends, यूपीटेट सीटेट और विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए शैक्षिक स्तर पे जो होने जा रहा है उसके लिए मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात की थी। तो ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है बाल विकास का और ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको बाल विकास से संबंधित बातों को गहराई से और डिटेल में बताऊंगी। तो बाल विकास होता क्या है, विकास क्या है? डेवलपमेंट एक अविरल सतत कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्रमिक प्रोसेस है जिसमें कि बालक के विकास की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और उनके भाषागत सभी चीज़ों का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों, आदतों, उनके दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि को भी शामिल किया जाता है। बाल विकास का तात्पर्य होता है कि बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व यानी गर्भ से ही, कॉन्सेप्शन से ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। बालक विकास के अध्ययन में प्रायः निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के बीच कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको हम देखते हैं। विकास के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डेवलपमेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कंसेप्शन से लेके मृत्यु तक चलती है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापरक, प्रज्ञात्मक और नियमित होते हैं। ये सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर एकीकृत रूप से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होते हैं और यह एक पैटर्न को अनुसरण करते हैं। विकास के प्रोसेस में सतत के साथ, कॉन्टिन्यूटी के साथ उसमें डिसकॉन्टिन्यूटी भी दिखाई देती है, अर्थात दोनों तरह के विकास हो सकते हैं। कुछ परिवर्तन तो तेजी से होते हैं जो कि हमें क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे पहले दांत निकलना होता है, जबकि कुछ परिवर्तनों को दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि कुछ उतने तेज़ी से आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं। अधिक प्रखर है कि नहीं है बालक का, व्याकरण को समझ पा रहा है कि नहीं, ये चीज़ें हमें पहले स्टार्टिंग में नहीं पता चल पाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र गति से बढ़ता है और जबकि कुछ अन्य फील्ड में यह बहुत कम दिखाई देता है। विकास बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपने पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अधिक तेज़ी से अच्छा प्रदर्शन करता है, जबकि वही व्यक्ति सेम फील्ड में दूसरी चीज़ों पे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मक स्तर पे उच्च स्तरीय वृद्धि देखने को मिलती है, जैसे शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित होती है। वृद्धि और विकास दोनों एकदम सदैव साथ में नहीं दिखाई देते हैं। विकास के पैटर्न में हमें सपाटता देखने को मिलती है, जैसे प्लेटियस होता है, और इसमें ऐसी अवधि का भी संकेत मिलता है जिसके दौरान कोई सुस्पष्ट सुधार देखने में नहीं आता है। विकासात्मक परिवर्तन क्वांटिटिव वाइज होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ हमारा कद भी बढ़ता जाता है। विकासात्मक परिवर्तन अपेक्षा स्थिर होते हैं, जैसे मौसम, थकान अथवा अन्य आकस्मिक कारणों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को हम विकास की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। विकास बहुआयामी एवं परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से उनकी कनेक्टिविटी होती है और सभी क्षेत्रों में यह परिवर्तन एक साथ एक समय पर हो सकते हैं। तो विकास की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि विकास जो है वो किशोरावस्था के दौरान
शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मक में भी तेजी से परिवर्तन होता है। विकास रेलिवेंट होता है, यानी प्रासंगिक होता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक पैटर्न से प्रभावित हो सकता है। माता पिता का देहांत, दुर्घटना, युद्ध, भूचाल और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि बच्चों की चाइल्ड रियरिंग, उनके रिचुअल्स ऐसे उदाहरण हैं जिसका विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि और विकास का प्रयोग लोग वैसे तो एक समान समझते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ उनके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के संदर्भ में होता है, जबकि डेवलपमेंट यानी विकास का प्रयोग परिणामात्मक, वो क्वांटिटिव होता है वृद्धि, और विकास जो है वो क्वालिटेटिव होता है, जैसे व्यवहारिक परिवर्तनों, कार्यकुशलता में, व्यवहार में इत्यादि में परिवर्तन होता है। वृद्धि जो है वो विकास की प्रक्रिया का एक स्टेप हो सकता है, इसका क्षेत्र जो है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, जबकि विकास अपने आप में बहुत स्कोप में होता है, विस्तृत होता है, और वृद्धि इसका एक केवल पार्ट होता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जो बालक के परिपक्व होने के साथ ही वृद्धि जो है वो रुक जाती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब हम देखते हैं मानव विकास की अवस्थाएं क्या हैं। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास की तो एक सीमा होती है, उसके बाद वो रुक जाता है, परंतु मनोशारीरिक यानी साइकोफिजिकल डेवलपमेंट का विकास कॉन्टिन्यूअस होता रहता है। मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक डेवलपमेंट होता है। इसका विकास विभिन्न आयु स्तरों पर अलग अलग होता है। विभिन्न आयु स्तरों का मानव विकास की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। जैसे शैशवावस्था जन्म से लेके 6 वर्ष तक की होती है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का होता है, और वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत चलती है। अब हम देखते हैं कि विकास का अधिगम के साथ क्या संबंध है। बालक के विकास का अधिगम के साथ बहुत गहरा संबंध। अधिगम यानी लर्निंग, सीखने को अधिगम कहते हैं। शैशवावस्था में इसके दौरान जो परिवर्तन होते हैं उसे हम इस तरह से देख सकते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेके 6 वर्ष की आयु तक की होती है, और इसमें बालक जो है शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से गेन करता है। शैशवावस्था के अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इस काल में बच्चों का सामाजिककरण भी, सोशलाइजेशन भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बच्चों की बहुत तेज होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लैंग्वेज के लिए यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवस्था में अगर आप बच्चे को एक साथ अगर 10 लैंग्वेज भी सिखा देते हैं तो वो लर्न कर लेता है, उसके लिए लर्न करना इजी होता है। इसके बाद आता है बाल्यावस्था। 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है, और बच्चों में चिंतन एवं तर्क की वृद्धि विकास इस समय होता है। इस काल में बच्चे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और बाल्यावस्था में सीखने की गति थोड़ी मंद हो जाती है, किंतु इनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस समय लर्निंग कैपेसिटी बहुत तेज होती है। किशोरावस्था के दौरान भी अधिगम बहुत तेज होता है, और ये समय 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, और इस समय व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता, मैच्योरिटी की ओर रन करता है। इस अवस्था में किशोर की लंबाई, उसका भार में वृद्धि होती है, मांसपेशियों में वृद्धि होती जाती है, और लड़के और लड़कियों के हार्मोनल डिफरेंसेस के कारण बहुत सारे उनमें मेंटल चेंजेज आते हैं, फिजिकल चेंजेज आते हैं, प्रजनन क्षमता का विकास होने लगता है। इस अवस्था में उनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है, ध्यान केंद्रित करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है।
स्मरण शक्ति उनकी बहुत तेज हो जाती है, उनमें एक स्टेबिलिटी आने लगती है। और साथ ही साथ इस अवस्था में मित्र बनाने की, पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, पीयर ग्रुप प्रेशर को वो फॉलो करते हैं, सामाजिक संबंधों में भी वृद्धि दिखाई देती है। और इस समय जो किशोरावस्था होती है वो स्टॉर्म और स्ट्रेस की अवस्था मानी जाती है, जीवन में तूफान का काल इस अवस्था को कहते हैं हम। इस तरह से हम देखते हैं कि विकास के साथ अधिगम की भी प्रवृत्ति जो है वो बच्चों में चलती रहती है। विकास की अवधारणा के साथ मानसिक विकास भी होता है, जिसमें अधिगम बहुत तेज होता है, साथ ही साथ मनोगत्यात्मक साइकोफिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चों में होता है। अब हम देखते हैं बालक के विकास का सिद्धांत क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हमने देखा कि बालक विकास का अधिगम के साथ संबंध। अब हम देखते हैं बाल विकास का सिद्धांत क्या है। बाल विकास में निरंतरता का सिद्धांत पाया जाता है, यानी विकास जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, वो डिसकॉन्टिन्यू नहीं होता है। दूसरा है कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। इसमें व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अपने एटीट्यूड, अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंसेस मिलते हैं। कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं हो सकता है। सभी में, चाहे भाषागत हो, देखने में हो, उसके अपने पर्सनल लेवल पे हो, एटीट्यूड में हो, नेचर हो, डिफरेंसेस दिखता ही है। विकास क्रम की एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी होती है उनके पैटर्न में। जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी को फॉलो होता है। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य जाति के सभी बालकों में वृद्धि जो है वो सिर की ओर से प्रारंभ होती है, उसी तरह बालकों में गत्यात्मक और भाषा का विकास भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम में होता है, और जिसको कि देखा जा सकता है और जिसे कि महसूस किया जा सकता है। वृद्धि और विकास की गति दर एक सी नहीं रहती है, ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक लेवल पे नहीं बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलती है, जब तक हमारा डेथ नहीं होता है तब तक वो चलती रहती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कभी वो बहुत तेज़ रहती है, कभी वो धीरे हो जाती है। शुरू के वर्षों में इसकी गति काफ़ी स्पीड में होती है, परंतु बाद में यह धीरे धीरे स्लो होने लगता है। पुनः किशोरावस्था में अगर हम देखते हैं तो इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक बनी नहीं रहती है। और इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में अप्स एंड डाउन, उतराव चढ़ाव आता रहता है। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रह पाती है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ये ध्यान रखिएगा। आप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विकास कैसे चलता है, विशेष से सामान्य या सामान्य। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास और वृद्धि में सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। जैसे कि अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने के लिए बालक इधर उधर हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है, और उसके बाद जो है वो धीरे 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 उनमें एक स्टेबिलिटी, एक मैच्योरिटी आ जाती है। भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है। पहले वो वर्ड्स का छोटे छोटे उच्चारण करता है, तब वो एडजेक्टिव और आगे चीज़ों को सेंटेंस मेकिंग सीखता है। और जैसे वो पहले पिता को पापा संबोधित करना सीखता है, पा पा करता है, फिर धीरे धीरे आगे वो बढ़ता जाता है और पूरे सेंटेंस मेकिंग पे उसका कॉन्सेंट्रेशन होता जाता है। तो इसके साथ ही साथ विकास जो है परस्पर संबंध भी होता है। विकास के सिद्धांत में आपस में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी भी होती है एक दूसरे से, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषागत, संवेगात्मक विकास एक दूसरे से इंटर कॉरिलेटेड रहते हैं। इनमें किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर, एक फील्ड में अगर पाई जाने वाली जो उनकी प्रगति है, उनका जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो दूसरे क्षेत्र में भी प्रगति के में बाधक सिद्ध हो जा सकता है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। विकास का प्रिंसिपल जो है इंटीग्रेशन पे, यूनिफॉर्मिटी पे, एकीकृत होने पर जोर देता है। जैसे कि बच्चा पहले जो है वो बढ़ती हुई प्रतिक्रियाओं को चेष्टा करता है, यानी बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उदाहरण के लिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर
हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, यानी मोटर डेवलपमेंट उसमें प्रॉपरली मैच्योरिटी के साथ होता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रिडिक्शन की जा सकती है। एक बालक को अपनी वृद्धि और विकास की गति में ध्यान रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में प्रिडिक्शन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक बालक कलाई की हड्डियों को एक्सरे किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार होगा। इस प्रकार बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन किया जा सकता है। विकास की दिशा का सिद्धांत ये बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने वो पैरों पर और अच्छी तरह से बिना सहारे के खड़े होना सीखता है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, यानी डेवलपमेंट जो होता है इज स्पाइरल नॉट लीनियर। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, मतलब कि किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों से विश्राम लेता हुआ वह परिश्रम करता है, ताकि वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात ही वो अपने आगामी कुछ वर्षों में बढ़ने की चेष्टा कर सकता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुगत और वातावरण, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। बालक को विकास को प्रभावित करने वाले जो वंशानुगत कारक हैं उनमें जैसे उनकी ऊंचाई हो गया, उनका हाइट हो गया, उनका कलर हो गया, उनके बालों का कलर हो गया, उनके जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, उनका स्वभाव हो गया, उनका नेचर हो गया, ये सभी चीज़ें आती हैं। ये सभी चीज़ें उनके फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। फिर बच्चों की बुद्धि से संबंधित होता है। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, इन सब के साथ जोड़ा जा सकता है। संवेगात्मक कारक भी बच्चों के वंशानुगत कारकों में आते हैं। बालक में जिस प्रकार के संवेग को जिस रूप में विकास होगा, उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास की पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह बालक यदि बालक बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, भयभीत रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, जेलस फीलिंग रखता है, इस तो उसके विकास की प्रक्रिया का इन सब पर, उसके पर्सनैलिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और संवेगात्मक रूप से बालक असंतुलित हो जाता है, उसकी पढ़ाई पे भी नेगेटिव असर पड़ता है, किसी अन्य गंभीर कार्यों में वो ध्यान नहीं दे पाता है और उसकी सभी चीज़ें डाइवर्ट होने लगती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान जरूर पेरेंट्स को और घर के गार्जियन को देना चाहिए। सामाजिक प्रकृति क्या होती है वंशानुगत कारकों में अगर हम देखें तो बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा तो उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक, भाषागत सभी चीज़ों पे पड़ता है और उतना ही वो अनुकूल होता है, उतना ही वो एक्सट्रोवर्ट होता है, वो सोशल बनता है। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण में दूसरों की अपेक्षा अधिक तेजी से लर्निंग करता है, एक्विजिशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि बालक के विकास की प्रक्रिया में गर्भावस्था के दौरान माता का जो हेल्थ होता है वो बहुत मायने रखता है। माँ का हेल्थ और जो भी इन्वायरमेंट होता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि गर्भावस्था में यदि माँ का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो इसका बच्चे पर डायरेक्ट असर पड़ता है, जो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। कि बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशा की जा सकती है कि यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उसके विकास पर इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जीवन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ लाइफ का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बच्चे के विकास पे, कि किस तरह के उसके विकास की गति सही होगी या उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट का भी बहुत असर पड़ता है। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ, वह किस परिवेश के लोगों के साथ रह रहा है, उस सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का भी बच्चों के विकास पर बहुत ज़्यादा
प्रभाव पड़ता है। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके विकास पर निरंतर पड़ता है, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ें उसके नहीं मिलती हैं, डिप्राइव्ड रहती हैं, विकास उसका संतुलित नहीं हो पाता है। शहर के बच्चे अमीर बच्चों के को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। जो अर्बन एरिया के बच्चे होते हैं वो रूरल बच्चों के कंपैरेटिवली अधिक विकसित होते हैं और अधिक परफॉर्मेंस उनका बढ़िया होता है। बालक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व भी होता है। बालक विकास के सिद्धांत के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में भी इसके स्वभावगत चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जो निचली कक्षाओं के शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से बच्चों की बुद्धि वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। बालकों में की वृद्धि और विकास के सिद्धांत का बालकों में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में प्रिडिक्शन किया जा सकता है, उनका अनुमान लगाया जा सकता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर बालक की वृद्धि और विकास को तय करते हैं, कोई एक नहीं, क्योंकि एक जो है वो सीमा रेखा तय करता है और दूसरा जो है उसका एनवायरनमेंट प्रॉपर करता है। तभी वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे 10 बच्चे दीजिए, मैं उनको आप जो भी कहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, जो भी साइंटिस्ट कहेंगे मैं बना दूंगा, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स, परिवेशीय फैक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। नेचर के साथ साथ नेचर यानी हेरिडिटी के साथ साथ नर्चर यानी इन्वायरमेंट का बालक के डेवलपमेंट पे बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए हमें इन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बाल मनोविज्ञान को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि बच्चों का व्यवहार जो है वो बालकों के व्यवहार, स्थितियों, उनके समस्याओं, सभी कारणों से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बच्चों के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब आनुवंशिकता में जो चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं वो कैसे करती हैं, ये हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कि जो हेरिडिटी होता है वो सेल्स से होता है, और ये जैसे एक एक ईंटे को चुन चुन कर इमारत बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से सेल्स के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भधारण के समय माँ के जो अंडाणु होते हैं और पिता के शुक्राणु से कोषों से मिलते हैं, तब एक नए सेल की रचना होती है, जायगोट की रचना होती है। तो इन सब का जो नेचर का है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, उसका बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, और आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी जो है वो संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययनों की जेनेटिक्स के थ्रू आगे प्रवाहित होती है। एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं, जिनको उनके माता पिता अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करते हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव तो बालक के जेनेटिक फैक्टर जीन्स से प्रभावित होता ही है, और साथ ही साथ जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर या फिर बीमार है, किसी प्रकार की शारीरिक बाधा से पीड़ित होते हैं, उनकी तुलना में स्वस्थ बच्चों का डेवलपमेंट अधिक तेजी से होना नेचुरल होता है। बालक के आनुवंशिक गुण उनकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। यदि बालक के माता पिता गोरे हैं तो बच्चा गोरा होता है, लेकिन यदि माता पिता काले हैं तो बच्चा काला ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह की जेनेटिक इनहेरिटेंस उनको मिलता है वो उसको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट में और उनकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बुद्धि पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि में अधिगम यानी लर्निंग की कैपेसिटी जो होती है, समायोजन करने की योग्यता होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, और इसके साथ ही साथ जिस बालक को सीखने की गति अधिक तेजी से होता है, उनका मानसिक विकास भी बहुत तीव्र होता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करेगा, यह भी वह डिसाइड हो जाता है। वातावरण को अगर हम थोड़ा सा और फोकस करें तो हम ये देखते हैं कि वातावरण का अर्थात पर्यावरण से है, जो उसको अपने आस पड़ोस, स्कूल, घर
परिवार, लोगों के बीच उठने बैठने से मिलता है। वातावरण मानव जीवन के विकास पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मानव विकास का जितना योगदान आनुवंशिकता का है, उतना ही वातावरण का होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहा जाता है। वातावरण संबंधी कारकों में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें भौतिक कारक होते हैं, सामाजिक कारक होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं, सांस्कृतिक कारक होते हैं, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें, पीयर प्रेशर सबसे ज़्यादा वातावरण में बच्चों को प्रभावित करता है। आनुवंशिकता और वातावरण का बालक के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आनुवंशिकता, वातावरण, विकास के सिद्धांत, विकास की अवधारणाएं, विकास का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी जो हैं वो बालक के विकास में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये पार्ट 1 था बाल विकास का। नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट पोर्शन को लूँगी पार्ट 2 में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।